हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो चीजें, उसको एक मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। इनको भारत रत्न 1990 में मिला था। इसके अलावा 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया है सिक्किम ने। और आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। ठीक है, इसने अभी हस्ताक्षर किए हुए हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल कि अभी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट की इंडेक्स आई है। इसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। साउथ एशिया में दिल्ली का एयरपोर्ट रहा है टॉप पर। विराट कोहली जो है ये इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में 1000 बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला हुआ है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि T20 फॉर्मेट में होगा लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्रिकेट क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। डेनिस गाइड्स गोरी ये ब्रेक थ्रू प्राइज पाए हैं गणित में। इसके अलावा फिजिक्स में और बायोलॉजी में भी दिया गया है कई लोगों को। कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। मेघालय जो है दोस्तों, इसकी रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है। और प्रख्यात पर्यावरणविद रहे दारीपल्ली रमैया, जिन्हें तेलंगाना का ट्रीमैन कहा जाता था, इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री मिला हुआ था 2017 में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के फ्री में इसको प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व चगास रोग दिवस, ये दिवस भी दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चगास रोग दिवस, चगास एक प्रकार का डिसीज होता है, रोग होता है। उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यूएन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े स्तर पर मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्लियर किया था। 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार की थीम रखी गई है प्रिवेंट, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल इन चगास डिसीज। ओके, चगास जो एक संक्रामक रोग टाइप का होता है और इसमें टियाटोमाइन कीट का नाम याद रखना। इसी के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से ये रोग होता है। ओके, तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, यहाँ पर ये कीट ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको 14 अप्रैल से दो महत्वपूर्ण दिवस याद रखना है, एक विश्व चगास रोग दिवस, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। ये यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए अप्रैल में, उनको रिवाइज करेंगे। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को इसी महीने विश्व स्वास्थ्य दिवस आया था, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नए वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की? तो अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य में एक एक सेंचुरी का नाम, एक वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान में रखेगी। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डॉक्टर एमपी ब्लेंड्स ट्रिब्यूट विद कंजर्वेशन। तो इसमें ये जो कंजर्वेशन होगा ना, कहाँ पर है? सागर जिले के बांदा और साहगढ़ वन क्षेत्रों में पड़ता है। तो ये 258 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में होगा वन्यजीव अभ्यारण्य। और इनकी 134वीं जयंती के पहले यहाँ पर इसे शुरू किया गया है और इनका नाम दे दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य है। याद रखना साथियों, मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है पूरे भारत का। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, सबसे ज्यादा टाइगर पाए भी जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश में अभी हाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से 25वां अभ्यारण्य खुला है। ठीक है, याद रहेगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। मध्य प्रदेश आपको बिल्कुल मध्य में मिल जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल मध्य में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलने वाला है। और इसकी राजधानी भोपाल होती है। डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ के हैं, बीजेपी पार्टी से सीएम। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। भोजताल साके सागर झील यहाँ पर है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली उद्यान, ये सभी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। मटकी, कर्मा, तितली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं।
अगर हम लोग जिलों की बात करें तो 55 जिले हैं यहाँ पर, 230 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है। अगला, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? स्त्री शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में स्त्री समिट हुआ। ये महिला और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर था, विमेन सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट पर ये आधारित था, बेस्ड था, ठीक है ना। हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी आप जानते हो। तो इस बार इसका दूसरा संस्करण था, पिछला संस्करण हुआ था पिछली बार, इस बार दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। थीम क्या रखी गई है? शेयर्ड लर्निंग, एक्शनेबल सॉल्यूशंस, फोस्टिंग एंड कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोलेबोरेशन, ये है इस बार की थीम। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ स्त्री शिखर सम्मेलन याद रखना है, कहाँ आयोजित किया गया यही याद रखना है बस इस क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछेगा तो संस्करण पूछ लेगा तो दूसरा बता देना। यहाँ पर कुछ और सम्मेलन है, रिवीजन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन साथियों सिक्किम में आयोजित हुआ, ठीक है। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों स्तरों की बैठक जो है नेपाल में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन भी नई दिल्ली में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये छठा संस्करण था, ये बैंकॉक में हुआ, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में। खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, याद रखना। रायसीना डायलॉग में इस बार क्रिस्टोफर लक्सन आए थे मुख्य अतिथि, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो 10वें रायसीना डायलॉग में ये थे मुख्य अतिथि। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इस बार 26 जनवरी के यानी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अच्छा, ये 26 जनवरी वाला लिखना, अगर 26 जनवरी को कौन आया था, किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, एक लाइन वहीं पर ये भी लिख लेना कि 1950 में जब पहली बार हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया था ना, तो उसी देश के राष्ट्रपति आए हुए थे, ठीक है ना। ये बात पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट करके पहले तो बताओ इस बार कौन आया था, तो उसी के नीचे एक लाइन लिख लेना अपने नोट्स में। हाल ही में पहले भारतीय अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास एआई केमी का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों, पहला भारत अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास एआई केमी का आयोजन अभी तंजानिया में हुआ है। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, 15-20 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ था आपको कि एआई केमी हो रहा है, पहली बार हो रहा है जब भारत और अफ्रीका के 10 देश की नौसेनाएं मिल करके एक एक्सरसाइज करने जा रही हैं हिंद महासागर में। तो ये एक्सरसाइज जो है 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण जो है, फर्स्ट स्टेज जो है 13 से 15 अप्रैल यानी कि अभी जो चल रहा है, और दूसरा समुद्री चरण जो है ये 15 से 18 अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। तो बंदरगाह चरण और समुद्री चरण 2 चरण में होगा ये, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है? तंजानिया में। तंजानिया एक अफ्रीकी कंट्री है और वहीं पर हो रहा है। इसमें ध्यान रखना, भारत और तंजानिया समेत 10 अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ओके। तो ये पहली बार है जब ये हो रहा है इस प्रकार का एक्सरसाइज, एआई केमी अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट। आपको पता होगा, देखो भारत जो है अफ्रीका को भी सामने लाना चाहता है मुख्य पटल पर, क्योंकि आप देखो ना कई मंचों पर अब जब देखते हो यूरोपीय देशों की बात होती है, बड़े बड़े देशों की बात होती है, एशिया में भी चलो बड़े बड़े देश में भारत हुआ, चाइना हुआ, इन सब की बात होने लगी है, लेकिन अफ्रीकी देशों की कभी बड़े मंचों पर उतनी सुनवाई नहीं होती है, कोई उनका सुनता नहीं, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। चाहे बड़े बड़े संगठन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें बहुत कम इनका नेतृत्व है। तो अगर आपको याद होगा कि भारत में जब G20 आयोजित हुआ था ना, G20 समिट कब हुआ था भाई? 2023 में हुआ था ना, भारत ने अध्यक्षता की थी। तो भारत ने G20 को G21 बना दिया। कैसे बनाया? भारत ने ही ऐड किया अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है। तो अब G20 में कितने देश हैं, या कहें कि कितने देश तो नहीं, कितने सदस्य हैं, ये कहना ज्यादा सही होगा। तो G20 में ध्यान रखना 19 देश प्लस 2 संगठन हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो 19 तो देश हो गया, एयू हो गया एक, 19 देश हो गया, और एक है ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और 19 देश, ये सब मिलकर के अब G21 हो गए हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी लास्ट वाली G20 समिट कहां पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी, ओके। अगला, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अभी कुछ और एक्सरसाइजेज हुई हैं, तो देखिए इसमें टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच में हुआ। पासेक्स जो है ये तो न्यूजीलैंड के और भारत के बीच में हुआ, पैसेज एक्सरसाइज है। इनियोचस, इनियोचस ग्रीस में हुआ,
भारतीय या वायुसेना भी हिस्सा ली। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, ठीक है। इंदिरा यानी इंडिया और रसिया के बीच में हुआ, भारत रूस के बीच में चेन्नई में। कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज, भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने किया। वरुण अभ्यास, वरुण गरुड़ और शक्ति, ये होता है भारत फ्रांस के बीच में। खंजर 12 ये हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच। सी ड्रैगन ये प्रशांत महासागर में हुआ, बहुपक्षीय था। किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को, या कहें जिमी एंडरसन जिनको कहते हैं प्यार से, नाइटहुड की सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जिमी एंडरसन जो है ये तो अब क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। इनको दोस्तों मिला है इंग्लैंड में नाइटहुड का सम्मान। इंग्लैंड के द्वारा ही दिया जाता है नाइटहुड। नाइटहुड का सम्मान जिसे मिलता है ना, तो साथियों याद रखना उसके नाम के आगे सर जुड़ जाता है, ठीक है ना। नाम के आगे रिस्पेक्ट से सर जुड़ जाता है। जैसे आपको अगर याद हो, एलिस्टर कुक को भी मिल चुका, वो भी क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे, एलिस्टर कुक को भी मिल चुका है नाइटहुड की उपाधि। तो इसके अलावा खिलाड़ियों में और अगर बात करें तो आपको लुइस हैमिल्टन देखने को मिल जाएंगे, ये भी पा चुके हैं नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड जो मिलता है ये सम्मान होता है इंग्लैंड का, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री रिटायर हो रहा है या इस्तीफा दे रहा है, अपना कार्यकाल समाप्त कर रहा है, तो उसमें भी वो रिकमेंड करके जाता है इनको इनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि जो है ये ऋषि सुनक के द्वारा इनको कहा गया कि भाई इनको देना चाहिए। ऋषि सुनक अभी तक जब प्रधानमंत्री थे ना, इंडिया के दामाद, तो ये जब जा रहे थे इस्तीफा दे रहे थे, तो अपने इस्तीफा लेटर में इनका नाम रिकमेंड करके गए थे। जिमी एंडरसन के बारे में बातें हैं। जिमी एंडरसन जो है ये तेज गेंदबाज हैं, ठीक है, इंग्लैंड के। और इन्होंने ये फास्ट बॉलर में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज में, टेस्ट में। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं ये, ठीक है। तो जिमी एंडरसन जो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के इस्तीफा सम्मान सूची का हिस्सा थे। इनको अब कहा जाएगा सर जिमी एंडरसन, ठीक है। 11 अप्रैल को घोषणा हुई कि भाई अब इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, इसको बात ध्यान रखना। अब जिमी एंडरसन जो है ये टेस्ट डेब्यू में 2003 में किए थे लॉर्ड्स पर। लॉर्ड मैदान कहाँ पर है, ये भी इंग्लैंड में ही है, बहुत ही फेमस मैदान है। 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के लिए तो सर्वाधिक है ही, ओवरऑल पूरे विश्व के इतिहास में तीसरे सर्वाधिक विकेट टेकर है। किसके किसके बाद, तो मुथैया मुरलीधरन और शेन, इन दोनों से बस पीछे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हैं, ठीक है। अच्छा, मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट भी पार कर चुके हैं। तो हालांकि अब सब रिटायर हो चुके हैं, ये सब रिटायर हो चुके हैं जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। 2024 में ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए थे। अगला, इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक खेलने वाले भी खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता। अच्छा, यहाँ से एक और चीज याद आ गया मुझे, स्टैटिक जीके का है आपका, नाइटहुड की उपाधि से। नाइटहुड नाइटहुड ये मिल चुका था भारत के या कहें एशिया के पहले नोबेल विजेता रहे। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल जीते थे पूरे एशिया में पहली बार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उनको भी मिल चुका था, उनको मिला था 1915 में, ठीक है। 1915 में दिया गया, 1913 में आपको पता होगा नोबेल पाए थे वो। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट आया था, तो उन दोनों के विरोध में आपको याद होगा कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी जो अंग्रेजों ने उनको दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जो उनको अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम याद रखना, टैगोर। फिर दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को उपाधि दे दी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, गांधी जी ने इनको गुरुवर की उपाधि दे दी, है ना। चलिए, तो अंग्रेजों वाली उपाधि त्याग कर एक दूसरे को दे लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता। इंडियन सुपर लीग जो है ये होता है फुटबॉल का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इंडियन सुपर लीग जो है किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल का होता है भाई। फुटबॉल का एक लीग है भारत में जो होता है। इंडियन सुपर लीग का खिताब इस बार जीत लिया है किसने, इस बार जीता है मोहन बागान ने। मोहन बागान का ये मात्र दूसरा खिताब है इंडियन सुपर लीग का। तो फुटबॉल का ये होता है टूर्नामेंट, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। दूसरा आईएसएल था, आईएसएल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जैसे आईपीएल होता है वैसे ही आईएसएल होता है, ठीक है। तो ये भी लीग टाइप का है। 11वां संस्करण है, 11 संस्करण में दूसरी बार ये जीते हुए हैं मोहन बागान। मोहन बागान ये
एशिया की सबसे पुरानी टीमों में से एक है। एशिया की सबसे पुरानी टीम है शायद, है ना, फुटबॉल का। और जब होता है डूरंड कप आपका, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, तो उसमें भी आपको इसका अच्छा खासा नेतृत्व देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा विजेता यही है। तो खैर इंडियन सुपर लीग पर आते हैं। तो आप जानते हो जैसा फुटबॉल का जब टूर्नामेंट होता है तो उसमें गोल्डन बूट मिलता है, गोल्डन ग्लव मिलता है, गोल्डन बॉल, ये 3 खिताब महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तब भी उसमें भी होता है। तो गोल्डन बूट का खिताब जो है ये सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है और अलादीन अजराई को मिला है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अवार्ड जो है फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। जैसे आईपीएल में आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को कौन सी कैप मिलती है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, रेड कैप, कुछ भी दे सकता है, तो आपको पर्पल कैप बताना है। ऐसे ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। ऐसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसे गोल्डन बूट मिलता है। सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहता है, सबसे ज्यादा बढ़िया से डिफेंड किया रहता है अपनी टीम को, तो गोल्डन ग्लव का अवार्ड उसे मिलता है। इस बार मिला विशाल कैथ को, ठीक है। और गोल्डन बॉल का खिताब जो है ये प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है और अलादीन अजराई को दिया गया है। ओके, बाकी के अवार्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब हुई, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अगला, 2025 में अप्रैल में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आईसीसी मेंस क्रिकेट की समिति यानी कि कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आईसीसी के अध्यक्ष नहीं, आईसीसी क्रिकेट कमेटी के। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए सौरभ गांगुली, और ये एक बार फिर से बनाए गए हैं, मतलब कि दूसरी बार बनाए गए हैं। इससे पहले भी रह चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल, सौरभ गांगुली रीअपॉइंटेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। आज इमेज थोड़ा सा गड़बड़ टाइप की लग गई है, दिख नहीं रहा है कुछ। खैर, सौरभ गांगुली जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह ही चुके हैं, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं लंबे समय तक, और अब यहाँ पर पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष एक बार फिर से बनाए गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। और सौरभ गांगुली 2021 में एक बार पहले भी रह चुके थे, अभी दोबारा आए हैं। सन 2000 से 2005 तक ये भारतीय क्रिकेट के कैप्टन भी रहे थे सौरभ गांगुली। इसके बाद अनिल कुंबले इनकी जगह कप्तानी लिए, लेकिन सौरभ गांगुली आगे चल करके बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, फिर और आगे चल करके ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। कब से कब तक रहे, 2019 से 2022 तक इनका बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा, ठीक है। अब रोजर बिन्नी है वर्तमान में, ठीक है, अध्यक्ष उसके बीसीसीआई के। आईसीसी पर आते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष आप जानते हो कि कौन है, जय शाह है, दुबई में हेडक्वार्टर है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, हाल ही में मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस अभिनेता को मास्टर ह्यूमोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर ह्यूमोर अवार्ड, ये मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल ना, ये चाइना में हुआ। तो इसमें अभी मास्टर ह्यूमोर अवार्ड से सम्मानित किया गया आमिर खान को। अब आप कहोगे कि ये चाइना में हुआ, आमिर खान को सम्मानित किया गया, बिल्कुल, ये मकाऊ चाइना में हुआ आयोजित, ठीक है। एक्चुअली में आमिर खान जो है चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। चाइना में इनको अंकल मी के नाम से जाना जाता है, अंकल मी, है ना। इनकी जो फिल्में हैं जब यहाँ पर आती हैं, भले ही यहाँ अच्छा प्रदर्शन करी हो या ना करी हो, लेकिन वहां पर जब जाते हैं ना चाइना में, काफी फेमस हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे इंडिया में जैकी चैन काफी पॉपुलर है। जैकी चैन की आपने मूवियां बहुत ज्यादा देखी भी होंगी, हालांकि वो तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, लेकिन इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं। ऐसे ही अंकल मी के नाम से आमिर खान को वहां पर जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध है वहां पर है। आप देखो दंगल मूवी वगैरह यहाँ पर कमाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कमाई थी। लेकिन जब वो वहां पर गई ना, तो ये 2200 करोड़ के ऊपर का व्यापार कर ली। मतलब आप सोचो, यहाँ पर 500 600 700 करोड़ के आसपास में कमाई थी, बहुत ज्यादा करके 500 करोड़ या इसी के आसपास थी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जब लगी, तो टोटल ओवरऑल कलेक्शन इसका 2200 करोड़ का हो गया। ऐसे ही सीक्रेट सुपरस्टार, ये इंडिया में बिल्कुल नहीं चली थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद ये फेमस हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। पीके खैर इंडिया में भी चली थी कंट्रोवर्सी की वजह से, लेकिन वहां पर भी जाकर काफी पॉपुलर हुई। तो आमिर खान की चाइना में भी बहुत सारी मूवियां पॉपुलर हुई हैं। तो वहां पर अभी मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड इनको मिला है, ये बात याद रखना। अगला, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली यानी कि लेजर गाइडेड जो डायरेक्टेड इक्विपमेंट सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसा करने वाला दुनिया का ये कौन सा देश बन गया है। ऐसा करने वाला मात्र बन गया है ये चौथा देश। इनके अलावा 3 और देश हैं जिनके पास लेजर गाइडेड वेपन है। लेजर गाइडेड वेपन मतलब ये कि टारगेट होगा जो,
टारगेट को ये लोग पॉइंट आउट करेंगे, मतलब लॉक करेंगे, और उसके बाद बिना कोई कोई गोला बारूद छोड़े हुए, बिना कोई धमाका बम किए हुए, लेजर से ही गाइड करके, लेजर से ही उसको निशाना लगा करके जला करके भस्म कर देंगे दूर से। कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी। जैसे लेजर लाइट बचपन में आप जलाते थे ना, तो लेजर बीम जाती थी, वैसे ही लेजर बीम ये भी रहेगी, लेकिन इतनी घातक रहेगी कि ये जला करके भस्म कर देगी दूर दूर से ही। ठीक है, तो ये लेजर गाइडर वेपन सिस्टम होगा, और ये परीक्षण कर लिया है सक्सेसफुली भारत ने। ऐसा करने वाला मात्र चौथा देश है, रूस, चीन और अमेरिका के पास बाद। अमेरिका, इजराइल का भी बीच में आपने सुना होगा कि ये आयरन बीम का नाम का एक हथियार प्रणाली पर टेस्टिंग कर रहा है। आयरन बीम उसका है, तो वो भी लेजर गाइडर ही है एक प्रकार से, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, ना ही उसका यूज हुआ है कभी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने परीक्षण कर लिया है, 5 किलोमीटर की रेंज होगा इसका। MK2A इसका नाम रखा गया है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, डीआरडीओ ही बनाता है इसको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई थी, समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में प्रख्यात नृत्यांगना कुमुदनी लखिया का निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमुदनी लखिया जी का निधन हो गया। इन्हें भारत का सभी पद्म पुरस्कार मिल चुका था, तीनों के तीनों नागरिक सम्मान जो पद्म पुरस्कार होते हैं पद्म वाले, वो सब मिल चुके थे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, मतलब नागरिक सम्मान 4 होते हैं, भारत रत्न को छोड़कर 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, वो सब ये पा चुकी थी। कथक की ये बहुत ही फेमस नृत्यांगना थी, इनका अभी निधन हो गया है, कुमुदनी लखिया जी का। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और इन्होंने अहमदाबाद में कदम्ब सेंटर फॉर डांस की भी स्थापना की थी। कदम्ब सेंटर फॉर डांस, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में दुविधा और दबकार है। पुरस्कार में देखिए, पद्मश्री इनको 1987 में मिला था, पद्म भूषण से 2010 में सम्मानित किया गया था, और पद्म विभूषण से अभी 2024 में सम्मानित किया गया इनको। तो 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदनी लखिया। पिछले दिनों में कुछ और भी निधन हुए हैं, रिवीजन करेंगे। दरियापल्ली रमैया जी, ये पर्यावरणविद थे, तेलंगाना के ट्रीमैन कहे जाते थे, इनका निधन हुआ। दादी रतन मोहनी ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक गुरु थी। राम सहाय पांडे लोक नृतक थे। मनोज कुमार जी फिल्म अभिनेता थे। रमाकांत रथ उड़ीसा के कवि और पूर्व IAS अधिकारी। हिम्मत शाह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। मायाधर राउत उड़ीसी नृत्यांगना थी। और सुकरी बोम्मा गौड़ा कन्नड़ की लोक गायिका थी। इसके अलावा सैम नुजोमा जो हैं नमीबिया के संस्थापक थे। इनका सबका निधन हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? तो शीर्ष पर था चाइना। इसके अलावा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो जारी की गई, इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन था? तो उसमें गुजरात टॉप पर था। आज आपको क्या बताना है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कमेंट करके बताइए। इसके अलावा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा, डिटेल से जरूर आंसर कीजिए। मैं मिलूंगा साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।